हेलो डियर स्टूडेंट। मैं हूं आपका जूलॉजी टीचर और आज हम ओरिजिन ऑफ लाइफ के पार्ट 3 जीवन की उत्पत्ति के भाग 3 को हम पढ़ेंगे, जिसमें हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे ओपेरिन और हेल्डन थ्योरी को, जो एक प्रकार का थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ है। केमिकल एवोल्यूशन मतलब रासायनिक पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति हुआ है, ऐसा कहना था ओपेरिन और हेल्डन का। तो चलिए विस्तार से अध्ययन करते हैं ओपेरिन और हेल्डन का सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं। तो ओपेरिन और हेल्डन थ्योरी को बायोकेमिकल थ्योरी, फिजियोकेमिकल थ्योरी भी कहते हैं। साथ साथ इसे पदार्थवाद या मटेरियलिस्टिक थ्योरी भी कहा जाता है। पदार्थवाद थ्योरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 1936 में ओपेरिन जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने जीवन की उत्पत्ति के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसको उन्होंने पदार्थवाद नाम से प्रकाशित किया। ठीक है, तो ओपेरिन ने क्या किया, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिन्होंने उसको उन्होंने पदार्थवाद के नाम से प्रकाशित किया। इसीलिए इस थ्योरी को पदार्थवाद या मटेरियलिस्टिक थ्योरी भी कहा जाता है। हालांकि इससे पहले, ओपेरिन से पहले एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे JBS हल्डाने। उन्होंने, या हेल्डन कह सकते हैं या हल्डाने कह सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो हल्दाने भी कहते हैं, हेल्डन भी कहते हैं, तो आप अपने अनुसार इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे JBS हल्डाने, जिन्होंने 1928 में ओपेरिन थ्योरी के जैसे ही एक थ्योरी प्रस्तुत किया था। क्योंकि ओपेरिन का थ्योरी और हल्डाने का थ्योरी दोनों में मूल तथ्यों की काफ़ी ज़्यादा समानता थी, इसीलिए बाद में इसे एक साथ करके जैव रसायनवाद या बायोकेमिकल थ्योरी या मॉडर्न ओपेरिन और हल्डाने थ्योरी भी कहा गया। तो समझ में आया कि ओपेरिन और हल्डाने सिद्धांत में दो साइंटिस्ट थे, एक ओपेरिन थे और एक हल्डाने थे या हेल्डन थे कह सकते हैं। दोनों का जो जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जो तथ्य थे या उनका मत था, वो लगभग एक समान था। इसीलिए दोनों को एक साथ करके आगे प्रस्तुत किया गया, जिसको बायोकेमिकल थ्योरी ओरिजिन ऑफ लाइफ कहा गया। ठीक है, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब आगे देखते हैं कि ये कौन थे। तो यहाँ पे मैं उन दोनों का पिक्चर लगाया हूँ, जिसमें ओपेरिन जो है, आप देख सकते हैं इनका पूरा नाम क्या था, अलेक्जेंडर इवानोविच ओपेरिन। ठीक है, और जो कि कहाँ के साइंटिस्ट थे, जो कि रूस के साइंटिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट थे। ठीक है ना। और दूसरे थे जॉन बर्डन सैंडरसन हेल्डन। ठीक है, या हल्दाने कह सकते हैं, तो इसीलिए JBS हल्डाने। तो ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ओपेरिन और हल्डाने सिद्धांत को दिया है ओरिजिन ऑफ लाइफ के संबंध में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इसी थ्योरी को हम विस्तार से समझते हैं कि ओपेरिन और हेल्डन्स थ्योरी एक्चुअली में है क्या, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है। तो इन दोनों के अनुसार जो जीवन की उत्पत्ति हुआ है वो समुद्र से अर्थात जल से हुआ है। ठीक है, तो ओपेरिन और हेल्डन थ्योरी के अनुसार क्या बोला जाता है, जीवन की जो उत्पत्ति हुआ है वो समुद्र में अर्थात जल से हुआ है। उसके अलावा जीवन की उत्पत्ति जो है समुद्र में उपस्थित रासायनिक पदार्थों के विशेष रूप से जब वो संघनित हुए और संगठित हुए तब हुआ है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये बहुत सारे इनके कथन हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। जीवन की उत्पत्ति से पहले जटिल और वृहद जो या कॉम्प्लेक्स और बड़े रासायनिक पदार्थों के अणु जैसे DNA और RNA जैसे पदार्थ बने, ये कहा जाता है। साथ साथ अब इन बड़े पदार्थों को बनने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगा, तो इन पदार्थों के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति पराबैंगनी किरणों,
विद्युत उत्सर्जन और रेडियो सक्रियता इत्यादि स्रोतों से हुआ है। ठीक है ना। तो कोई भी पदार्थों को बनने के लिए आवश्यक ऊर्जा उस समय, क्योंकि जो अर्थ है उतने अच्छे से विकसित नहीं था, ऑक्सीजन तो था ही नहीं, है ना। तो पराबैंगनी किरणें, ओजोन परत भी नहीं था, तो पराबैंगनी किरणें आ सकती थी। विद्युत उत्सर्जन और रेडियो सक्रियता, ये सब की वजह से आवश्यक ऊर्जा का निर्माण हुआ है। ठीक है। जब अनुकूल परिस्थितियां निर्मित होने से क्या हुआ, जटिल रासायनिक पदार्थों से कोइसरवेट नामक रचना बनी। इस चीज को याद रखना है। ठीक है। कोइसरवेट, कोइसरवेट पूछा भी जा सकता है, कोइसरवेट किसे कहते हैं, कोइसरवेट क्या है, ये आपको याद रखने हैं। तो जब अनुकूल परिस्थिति बना तो जटिल रासायनिक पदार्थ कोइसरवेट बना। इसको आगे हम चर्चा करेंगे। अब कोइसरवेट्स में क्या हुआ, धीरे धीरे विभाजन होने लगा और इसी में ही जीवन के संबंधी लक्षण भी आ गए और प्राथमिक जीवन की उत्पत्ति हुई, ऐसा कहा जाता है। इसको हम आगे कोइसरवेट्स के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, तो याद रखना है। ठीक है। कोइसरवेट्स के धीरे धीरे विभाजन हुए और उन्हीं में जीवन संबंधी लक्षण भी आए, ऐसा कहा जाता है। कोइसरवेट और उससे बनने वाले अन्य पदार्थ जैसे प्रोटोवायरस हो गया, वायरस हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल्स, रसायन संश्लेषी कोशिकाएं, प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं क्रमिक रूप से बने। ये सब किससे बना, कोइसरवेट से बना। ठीक है ना। याद रखना, सभी चीज का जो उत्पत्ति है वो कोइसरवेट से ही माना जाता है। और इसी क्रम में ही आगे ही यूकैरियोटिक कोशिकाओं से चलकर जटिल और बहुकोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो ओपेरिन और हेल्डन के अनुसार जीवन की उत्पत्ति के क्रम में पहले रासायनिक विकास हुआ है, बाद में उनसे जैविक विकास हुआ है। तो याद रखना, पहला हम जो पढ़ेंगे वो रासायनिक विकास या केमिकल एवोल्यूशन के आधार पर पढ़ेंगे, और दूसरा जब पढ़ेंगे तो उसको जैविक विकास, जिसको बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कहते हैं, उस आधार पर पढ़ेंगे। तो अभी जो मैं बताया हूँ उसको समराइज करता हूँ थोड़ा सा, कि ओपेरिन और हेल्डन थ्योरी के अनुसार क्या बोला गया, जीवन की उत्पत्ति जल से अर्थात समुद्र से हुई है, और समुद्र में जो रासायनिक पदार्थ थे वो संगठित हुए हैं, और वो संगठित हुए तब डीएनए और आरएनए बना। और ये सब डीएनए आरएनए बड़े पदार्थ है, तो उससे बनने के लिए आवश्यक ऊर्जा पराबैंगनी किरणों, विद्युत उत्सर्जन, रेडियोएक्टिव सक्रियता आदि से प्राप्त हुआ है। ठीक है। ये सब जब वृहद पदार्थ लगातार मिलने लगे तो कोइसरवेट्स नामक जटिल पदार्थ बना, और कोइसरवेट्स में धीरे धीरे विभाजन होने की क्षमता भी पाया गया, और उसमें ही जीवन के लक्षण आए, और यही कोइसरवेट्स आगे प्रोटोवायरस, वायरस, प्रोकैरियोट्स और आगे चल के यूकैरियोट्स बने। ठीक है, समझ में आया। और ओपेरिन और हल्डान के अनुसार क्या है, जीवन की उत्पत्ति में पहले रासायनिक विकास हुआ, बाद में जैविक विकास हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले केमिकल एवोल्यूशन के बारे में। रासायनिक विकास से कैसे जीवन की उत्पत्ति हुआ है, रसायनों से कैसे जीवन की उत्पत्ति हुआ है। तो ओपेरिन और हेल्डन के अनुसार मुख्यतः पृथ्वी, ग्रह तथा इनके वातावरण तथा रासायनिक पदार्थों का उद्भव विभिन्न रासायनिक परिवर्तन के कारण हुआ है। अब वो परिवर्तन कुछ कुछ हम शीर्षकों में पढ़ेंगे। जैसे पहले हम लोग सबसे पढ़ते हैं पृथ्वी, प्राथमिक पृथ्वी तथा वातावरण का विकास। प्रिमिटिव अर्थ मतलब आदि पृथ्वी बोल सकते हैं, जो प्रारंभिक समय का पृथ्वी था, जिसमें ऑक्सीजन सही से नहीं था, कुछ भी चीज अनुकूल नहीं था, तो उनमें कैसे हुआ होगा विकास, ये हम देखते हैं। तो प्राथमिक पृथ्वी और वातावरण का विकास के बारे में देखें तो इससे पहले हम लोग बिग बैंग हाइपोथेसिस पढ़ चुके हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल एनर्जी के पतन से क्या हुआ है, सन का निर्माण हुआ है। जब जितने भी प्रकार की एनर्जी एक जगह ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह, ग्रेविटेशनल पतन की वजह से इकट्ठा होने लगे, उससे सन बना, और उससे जो भी चीज़ें और एकत्रित नहीं हो पाई, बाहर निकला, तो उससे ग्रह बना, ऐसा बोला जाता है। तो सबसे पहले क्या था, सन था। अब सन क्या है, सन तो क्या है, स्टार है। उसके बाद पृथ्वी जो है ग्रह है। तो अर्थ उस समय कैसा था, इनर जो था वो क्या था, आयरन का बना था, और जो आउटर लेयर में क्या थे, पूरे गैस भरे थे। अब लेकिन उस समय याद रखना ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, अर्थ में ऑक्सीजन नहीं था। अब भूपटल में अगर देखें तो उस समय क्या क्या गैसेस थे, तो नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मीथेन और साइनाइड, ये सब बन रहा था। ठीक है ना। कुछ समय के बाद क्या हुआ, मीथेन और अमोनिया क्या हो गया, मिलने लग गए, और जो कि जिन्होंने क्या किया, पृथ्वी को ठंडा किया। ठीक है। और
पृथ्वी को ठंडा किया तो तब क्या हुआ, ऑक्सीजन बनने लगा। ठीक है, हालांकि ये ऑक्सीजन अभी के समय जिस तरीके से ऑक्सीजन है उस तरीके से ऑक्सीजन नहीं था, रिड्यूस्ड प्रकार का ऑक्सीजन था। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर तो नहीं था, रिड्यूस्ड प्रकार का ऑक्सीजन था, क्योंकि वातावरण तो अनुकूल था ही नहीं। तो सन बना, सन से क्या होता है, ग्रह बने हैं, और ग्रह में इनर में आयरन और आउटर में गैस थे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। भूपटल में बहुत सारे गैसेस और एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। मीथेन और अमोनिया जो ने पृथ्वी को लगातार ठंडा करने लग गए, जिससे ऑक्सीजन बना। और वही ऑक्सीजन, याद रखना जो नीचे मैं एक एक राइट करके लिखा हूँ, ठीक है, राइट का जो चिन्ह है उसको आप एरो डाल के भी लिख सकते हो एग्जाम में, एकदम शॉर्ट में मैं बताया हूँ। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जब पृथ्वी ठंडा होने से ऑक्सीजन बन गया। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से क्या बना, आप लोग भी जानते हो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो जल के अणु बना। ठीक है, अब जल के अणु तो बन गए, तो उस समय तो पृथ्वी का वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म था फिर भी, तो जैसे ही जल के अणु बने वो वाष्प के रूप में उड़ गए। तो क्या हुआ, इस प्रकार से प्रक्रिया चलता रहा, क्योंकि पृथ्वी काफ़ी गर्म था उस समय। और फिर क्या हुआ, ऐसे ही लगातार ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलते रहे, जल के अणु बनते रहे और वाष्प बनता रहा। तो जल के अणु और वाष्प से लगातार इस तरीके बनने से क्या हुआ, बारिश होना शुरू हुआ। फिर जो पृथ्वी है थोड़ा सा और ठंडा हुआ। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी भी काफ़ी गर्म था। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि लगातार बारिश होने लग गया तो समुद्रों का निर्माण हुआ, और फिर क्या हुए, महाद्वीप भी बने। अब ये तो हम एकदम समराइज तरीके से देख लिए, अब एकदम डिटेल वे में देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, पृथ्वी अभी धीरे धीरे ठंडा होने लगा, हल्का सा ऑक्सीजन भी बन गया है, और हाइड्रोजन के मिलने से जल अणु भी बन गए हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा सा देखते हैं सेकेंड पॉइंट में क्या बोला गया, सरल यौगिकों की उत्पत्ति। पहले में क्या बोला गया था, प्रिमिटिव अर्थ और ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का ओरिजिन कैसे हुआ और प्राथमिक अर्थ का निर्माण कैसे हुआ, उसमें पदार्थ कैसे कैसे बने। मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि ओपिनियन और हेल्डन में क्या बोला था, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में पहले रासायनिक और बाद में फिर क्या हुआ, जैविक विकास हुआ, ये बोला था। ठीक है, तो अभी हम रासायनिक विकास पढ़ रहे हैं। तो अब सरल यौगिकों की उत्पत्ति कैसे हुआ, पृथ्वी में सरल यौगिकों की उत्पत्ति कैसे हुआ, ये अगर देखते हैं तो सब क्या हुआ, मीथेन बनने के बाद क्या हुआ, जो पराबैंगनी किरणें यूवी रेज जो हैं कि किरणों के प्रभाव से एथेन, प्रोपेन, हेक्सेन और ब्यूटेन आदि बना। ठीक है ना, पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से क्या हुआ, मीथेन बनने के बाद एथेन, प्रोपेन, हेक्सेन, ब्यूटेन आदि बना। और इन सब यौगिक और अन्य जब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ये सब क्या हुए, जब लगातार मिलने लग गए तो उसके वजह से क्या हुआ, बहुत सारे रिएक्शन हुए, जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, शुगर, एमिनो एसिड मतलब एमिनो अम्ल, नाइट्रोजनस बेस आदि का निर्माण हुआ। ठीक है, तो क्या बोला, ओरिजिन ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। तो इसी तरीके से मीथेन से आगे उसके एथेन, प्रोपेन बना, और अन्य यौगिक भी बन गए, यहाँ पे फैटी एसिड बन गया, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, जो कि जीवन की उत्पत्ति के लिए बहुत ही जरूरी एलिमेंट था। अब उसके बाद तीसरा सब हेडिंग में अगर देखेंगे तो क्या है, पर्वत, झील और समुद्र आदि का निर्माण, जैसे मैं थोड़ा सा बता चुका हूँ। आगे क्या हुआ, पृथ्वी का तापमान क्रमशः कम होते गया, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलते गए और उससे जल का निर्माण होते गया। ठीक है, और जल वाष्प के अणु के संघनन से बूंदों का निर्माण हुआ, और बूंदों के निर्माण से बारिश हुआ। और यही बारिश क्या है, क्योंकि पृथ्वी का तापमान काफ़ी गर्म था फिर भी, तो वाष्प बनकर लगातार उड़ता रहा, और यही प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चला। अब लाखों वर्षों तक यही प्रक्रिया चलने के पश्चात क्या हुआ, पृथ्वी में अनुकूल वातावरण निर्मित हुआ। अब क्या है, झील बन गए, समुद्र बन गए, साथ साथ ही याद रखना भूकंप और ज्वालामुखी का फटना जारी रहा। ठीक है, और भूकंप और ज्वालामुखी के फटने की वजह से क्या हुए, पहाड़ बने, और पृथ्वी में टेक्टोनिक प्लेट्स चेंज होते गए, पृथ्वी पर धरातली परिवर्तन भी हुआ, धरातल में चेंजेस भी होना शुरू हुआ। ठीक है, तो ये सबसे क्या हुआ, झील बन गए, पर्वत बन गए आदि बन गए, और वातावरण थोड़ा सा अनुकूल हो गया जीवन की उत्पत्ति को लेकर के। अब उसके बाद जटिल यौगिकों का निर्माण, जटिल यौगिकों का निर्माण किस प्रकार हुआ, तो जल के अंदर उपस्थित जो सरल यौगिक है और अन्य पदार्थों के सहयोग से क्या है, जटिल पदार्थों का निर्माण हुआ। ठीक है ना, क्या हुआ,
जल के अंदर ही सरल यौगिक भी उपस्थित है और अन्य प्रकार के कंपाउंड्स या फिर पदार्थ भी हैं, वो सब मिलने लगे और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है ना, जिसको हम निम्न हेडिंग के तौर पर देख सकते हैं। सबसे पहले क्या क्या बना, हाइड्रोकार्बन्स बने। ठीक है ना, क्योंकि अर्थ ठंडा हुआ और जब लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा तो क्या हुआ, ये हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन से युक्त हाइड्रोकार्बन से युक्त हाइड्रोकार्बन से एक्चुअली उत्पन्न है ना, हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न का निर्माण मतलब उसके डेरिवेटिव का निर्माण हुआ। तो ये वाला को आप लोग थोड़ा सुधार सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स मतलब व्युत्पन्न का निर्माण हुआ। ठीक है ना, तो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स का निर्माण कैसे हुआ वो बता देता हूँ। तो हाइड्रोकार्बन्स जब गर्म जलवायु के प्रेजेंस में रहा तो गर्म जलवायु के प्रेजेंस में जल वाष्प से क्रिया करके क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स या उसके व्युत्पन्न बनने लग गए। ठीक है, जैसे एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड बना। ठीक है ना, एसिटिलीन से क्या हुआ, जल के साथ क्रिया करके एसिटल्डिहाइड बन गया। तो पहले हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ, फिर हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का निर्माण हुआ। उसके बाद क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट बना, वसी अम्ल बना, प्रोटीन का निर्माण हुआ और इसी समय नाइट्रोजनी क्षारक भी बने जो डीएनए और आरएनए के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये सब कैसे बना, जब कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड कह सकते हैं, एमिनो एसिड, प्रोटीन सब का क्या हुआ, संघनन हुआ, बहुलीकरण हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ और अपचयन, ये सब क्रियाओं की वजह से ये सब संघनन, बहुलीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन, ये सब अमोनिया, हाइड्रोजन और अर्थ में प्रेजेंट जितने भी पदार्थ थे वो सबका संघनन हुआ, बहुलीकरण हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, अपचयन हुआ, उससे बना क्या, कार्बोहाइड्रेट बना, फैट्स बने, फैटी एसिड बने, एमिनो एसिड बने और प्रोटीन्स बने, साथ साथ नाइट्रोजनस बेसिस भी बने। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे, तो जो जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण, यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रख सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण, तो हेल्डन के अनुसार क्या बोला, विभिन्न रासायनिक पदार्थ का निर्माण जल के अंदर हुआ है, ये तो जानते ही हो। तो हेल्डन ने क्या कहा था, विभिन्न केमिकल मटेरियल का फॉर्मेशन जल के अंदर हुआ है। ठीक है ना, और विविध यौगिकों युक्त जल को क्या बोला इन्होंने, प्रीबायोटिक सूप कहा। तो इस चीज़ को याद रखना, प्रीबायोटिक सूप को किसने बताया है, तो हेल्डन ने बताया है। कोइसरवेट्स को किसने बताया है, ओपेरिन ने बताया है। ठीक है, डार्विन ने भी क्या बोला था, जीवन की उत्पत्ति जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के उन्होंने बुक लिखा था उसमें छोटा गर्म तालाब का वर्णन किया था, तो याद रखना है। उसके बाद प्रीबायोटिक सूप या जैविक सूप लगातार संघनित होने से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड्स और फैट का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद यही कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो एनर्जी सोर्स बना और प्रोटीन से एंजाइम बना। ठीक है ना, शुगर, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर के न्यूक्लियोटाइड्स बने, और न्यूक्लियोटाइड्स है क्या, न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए और आरएनए है। ठीक है, डीएनए और आरएनए है। तो इस तरीके से क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन हुआ। एक और पॉइंट्स है, फिर केमिकल इवोल्यूशन पूरी तरीके से हो जाता है। न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण, न्यूक्लियोटाइड्स तो बन गए, अब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स लगातार क्या होना है, संघनित होने होकर के क्या हुआ, संघनित होकर के न्यूक्लियो प्रोटीन बना। ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन लगातार संघनित है ना, संघनित, आप उसको सुधार लेना, संघनित होकर न्यूक्लियो प्रोटीन बना। और अन्य यौगिक जैसे ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, फास्फोलिपिड और क्रोमोलिपिड आदि का निर्माण क्या हुआ, समुद्र के जल में हुआ। ठीक है ना, आदि का निर्माण समुद्र के जल में हुआ। क्या बना, ग्लाइकोलिपिड बना, वो फास्फोलिपिड है, क्रोमोलिपिड आदि का निर्माण जल में हुआ। और इस तरीके से सबसे पहले संरचनात्मक और कार्यात्मक यौगिक बन गए। ठीक है, संरचनात्मक और कार्यात्मक यौगिक बन गए। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति के चरण में रासायनिक विकास में जीवन के लिए आवश्यक सभी रसायन का निर्माण हुआ और इन सभी आवश्यक रसायनों के निर्माण से ही जीव उत्पत्ति के द्वार खोले हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा समराइज करता हूँ ये डायग्राम के साथ, जैसे अभी तक हम लोग देखे। ठीक है, तो ये क्या है, केमिकल एवोल्यूशन ऑफ ऑन अर्ली अर्थ। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, देखिए हाई टेम्परेचर रहा,
अब उसमें क्या था, मीथेन था, अमोनिया था, साइनाइड था, ठीक है, जल के अणु है, ठीक है, ये सब क्या है, मिलने से क्या बना, ये सब के मिलने से एमिनो एसिड बना, ग्लिसरीन बना, फैटी एसिड बना, ठीक है ना। लगातार क्योंकि टेम्परेचर हाई था तो जल के अणु बनते रहे, वो बादल बनते रहे, और क्या हुआ, लाइटनिंग और रेडिएशन से उसको एनर्जी मिला और रेन लगातार होते रहे, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये मीथेन, अमोनिया, ये सब जल साइनाइड के मिलने से क्या बना, नाइट्रोजनस बेस, अमोनिया, ग्लिसरीन, फैटी एसिड बना, और उससे जब बड़े मॉलिक्यूल्स बने जैसे न्यूक्लियोटाइड्स बने, पॉलीसेकेराइड्स बने, एमिनो एसिड से बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर के प्रोटीन्स बनाए, ग्लिसरीन और फैटी एसिड मिलकर के फैट और लिपिड बनाया, ठीक है। और यही न्यूक्लियोटाइड्स आगे जा कर के देखो एरो होते जा रहा है ना, डीएनए और आरएनए बना, और एनर्जी सोर्सेस और कोएंजाइम्स भी बने, ठीक है ना। कोएंजाइम्स किससे बनेगा, एंजाइम्स किससे बनेगा, प्रोटीन से बनेगा, ठीक है, प्रोटीन से ही कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बनेंगे, ठीक है ना, एनर्जी सोर्सेज बनेंगे, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स एनर्जी सोर्सेज बनेंगे, और यहाँ तक क्या हो जाता है, केमिकल एवोल्यूशन हो जाता है। समझ रहे हो, मतलब रासायनिक तत्वों से जीवों का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुआ, ठीक है, ऐसा माना जाता है ओपिनियन और हल्डानी के अकॉर्डिंग, ठीक है, या हेल्डन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं जैविक या कार्बनिक विकास, जिसको बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक एवोल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। रासायनिक विकास तो हम देख लिए, ठीक है, रासायनिक विकास तो हम देख लिए। एक चीज़ मैं बार बार बता दे रहा हूँ, कोई भी चीज़ अगर एविडेंस प्राप्त होता है तभी उसको, या फिर उसको प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया जाता है तभी उसको थ्योरी कहा जाएगा, नहीं तो उसको हाइपोथेसिस कहा जाता है, ठीक है ना। इसके लिए आगे हम पढ़ेंगे मिलर और यूरे आए, ठीक है। मिलर ने जो ये बताए थे, ओपिनियन और हेल्डन ने जो बताए थे उसको प्रयोगों के द्वारा सिद्ध भी किया, तो उस पढ़ेंगे मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अभी चलते हम लोग, केमिकल एवोल्यूशन तो हो गया, केमिकल एवोल्यूशन से आगे जैविक विकास या कार्बनिक विकास किस प्रकार से हुआ है। तो पूर्व प्राथमिक जो जैविक वस्तुओं से ही जीवन की उत्पत्ति और विकास संभव हुआ, जिसको हम आगे फिर से कुछ कुछ शीर्षकों में वर्णन कर रहे हैं, जैसे कोइसरवेट्स का निर्माण। तो कोइसरवेट्स का निर्माण इंपॉर्टेंट है। कोइसरवेट्स किसे कहते हैं, तो जल में उपस्थित सभी प्रकार के जब कार्बनिक और अकार्बनिक अणु क्या हो, जब आपसी आकर्षण से एकत्रित होने लग गए, तो जल में क्या था, जल में तो बहुत सारी चीज़ें थी, है ना, जल में तो बहुत सारी चीज़ें थी, वो क्या है, लगातार क्या हुए, आपसी आकर्षण की वजह से एकत्रित होने लगे, जैसे एक से ज़्यादा तरह के प्रोटीन भी थे, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोलिपिड, अकार्बनिक और अकार्बनिक अणु लगातार क्या थे, समुद्र में उपस्थित थे। उसमें अचानक क्या, उसमें क्या हुआ, आपसी आकर्षण से एकत्रित होने लगे और जल के बड़े कोलाइडी कण बन गए, ठीक है ना, जल के बड़े अणु बन गए। और प्रोटीन के अणुओं में क्या है, विद्युत आवेश पाया जाता है, इसी कारण बाहरी सतह पर जल के अणु चिपकते गए, और इस प्रकार जल सहित बड़े अणुओं का निर्माण हुआ, जिसको माइक्रोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है, इसी को माइक्रोस्फीयर कहा जाता है। और यही माइक्रोस्फीयर घनी प्रकृति की संरचना बनी, जिसे को ही ओपेरिन ने क्या कहा, जिसको ओपेरिन ने कोइसरवेट्स नाम दिया। तो याद रखना है, कोइसरवेट्स नाम या कोइसरवेट्स किसने बोला है, तो ओपेरिन ने बोला है। प्रीबायोटिक सिर्फ हेल्डन ने बोला है। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो माइक्रोस्फीयर की घनी प्रकृति के संरचना बना, इससे ओपेरिन ने कोइसरवेट्स नाम दिया, ठीक है। और कोइसरवेट्स को ही लिविंग मॉलिक्यूल्स कहते हैं, इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो कोइसरवेट्स को लिविंग मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, क्योंकि यह अणु और बीज की वह अवस्था है, क्योंकि बाद में इन्हीं में जीवन के, कोइसरवेट्स में जीवन के कई सारे लक्षण उत्पन्न हुए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक अणु और तत्वों के मिलने से जल के बड़े अणु बने, और उसको फिर माइक्रोस्फीयर कहा, और फिर भी उनमें क्या है, लगातार बढ़ने की क्षमता पाया गया, उसको कोइसरवेट्स कहा गया। कोइसरवेट्स को लिविंग मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और इसी लिविंग मॉलिक्यूल्स मतलब कोइसरवेट्स से आगे ही प्राथमिक जीव का निर्माण हुआ। कोइसरवेट्स से प्राथमिक जीव का निर्माण हुआ, क्योंकि यह अणु क्या है, चारों तरफ से क्या है, इसमें आवरण जुड़ते गए, प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होते गया, ठीक है ना। इसमें वसी अम्ल, ठीक है ना, वसी अम्ल है ना, चारों तरफ क्या है, वसी अम्ल जुड़ते गए, वसी अम्ल का आवरण बना, प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण हुआ, ठीक है। और कोइसरवेट्स के अंदर सिंथेटिक और कैटाबॉलिक दोनों प्रकार की क्रियाएं होता था,
ठीक है ना। उसमें सिंथेटिक और कैटाबॉलिक मतलब संश्लेषणात्मक, ठीक है, बनने वाली प्रक्रिया और टूटने वाली प्रक्रिया, दोनों प्रकार की क्रियाएं होता था, जो कि बहुत जरूरी है। और कोइसरवेट्स, इसमें प्रोटीन से एंजाइम बना, क्या हो, कोइसरवेट्स इसमें प्रोटीन से एंजाइम बनता है, जाहिर सी बात है। उसके अलावा कोइसरवेट्स अनाक्सी विषमपोषी में परिवर्तित हो गया। किस में परिवर्तित हो गया? अनाक्सी एनारोबिक हेट्रोट्रोफिक में परिवर्तित हो गया। अब हेट्रोट्रोफिक मतलब जो दूसरे से भोजन के रूप में पदार्थों को या फिर अपने न्यूट्रिशन के लिए कुछ चीज़ों को ग्रहण करते हैं दूसरों से, तो विषमपोषी, स्वयं करते हैं तो स्वपोषी, ठीक है, ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। तो कोइसरवेट्स क्या था? एनारोबिक हेट्रोट्रोपिक था, ठीक है, अनाक्सी विषमपोषी में परिवर्तित हुआ। कोइसरवेट्स कार्बनिक पदार्थों के लगातार अवशोषण करने लग गए। कोइसरवेट्स में गुणन तथा प्रजनन का गुण भी आ गया। और कोइसरवेट्स में क्या हुआ? स्वविभाजन की क्षमता भी पाई पाई गई, जिसके वजह से यही क्या है, लगातार विभाजन होते गया। इसी प्रकार आगे वायरस रूपी पहले समुद्री जीव समुद्री जल में बना, ठीक है। और पृथ्वी पर पहले व्यवस्थित कोशिका के आविर्भाव हुआ के रूप में अनॉक्सी कोइसरवेट्स की उत्पत्ति को माना जाता है। तो याद रखना है, कोइसरवेट से ही जीवन की उत्पत्ति अच्छे तरीके से हुआ है, ये कहा जाता है। और विषाणु के रूप में पहला जीवन समुद्री जल में ही बना, ठीक है ना, समुद्री जल में ही बना, याद रखना इस चीज़ों को, ओके। और कोइसरवेट्स कैसी प्रकृति का था? अनाक्सी हेट्रोट्रोपिक प्रकृति का था, विषमपोषी प्रकृति। पहले विकसित होने वाले जो जीव थे वो कैसे थे अगर बोलेंगे तो पहले विकसित होने वाले जो जीव थे वो विषमपोषी प्रकृति के थे। कैसे प्रकृति के थे? विषमपोषी प्रकृति के थे, मतलब ऑटोट्रोपिक नहीं थे, हेट्रोट्रोपिक थे, ओके। ऑटोट्रोपिक नहीं थे, हेट्रोट्रोपिक थे, इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ? जब ये विषमपोषी प्रकृति के जीव जब बन गए तो अनाक्सी विषमपोषी क्या हुआ? आगे उसमें रासायनिक स्वपोषण विधि विकसित हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब ओरिजिन ऑफ हेट्रोट्रोप होना था तो उससे पहले ऑटोट्रोप तो था नहीं, क्योंकि स्वपोषी जीवों की उत्पत्ति हेट्रोट्रोपिक से हुआ है। तो हेट्रोट्रोपिक होने से पहले रासायनिक स्वपोषण विधि उसमें आया। फिर उसके बाद क्या आया? स्वपोषी, जिसमें फोटोसिंथेटिक वाला आया। तो सबसे पहले ही देखते हैं जो विषमपोषी प्रकृति के थे, अनाक्सी विषमपोषी प्रकृति के जीव कह सकते हैं। उस समय क्या है, जल में कार्बनिक पदार्थों का पोषण के रूप में अवशोषित करते थे। और जब संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया तो आदि समुद्र में जल में कार्बनिक भोज्य पदार्थों को समाप्त कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? भोजन का प्राकृतिक स्रोत समाप्त हो गया। अब जीवन की प्रक्रिया में क्या है, अपने कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए जीवों को दूसरी पोषण विधि का भी विकास करना हुआ, नहीं तो वो जिंदा नहीं रह पाते। तो ये क्या किया? फिर वही अनाक्सी विषमपोषी कुछ एंजाइम्स की सहायता से, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कोइसरवेट्स में प्रोटीन से एंजाइम बना है। तो यही जो अनाक्सी विषमपोषी या एनाएरोबिक हेट्रोट्रोपिक कुछ एंजाइम्स की सहायता से जो जल में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण करने लग गए। और इसी से क्या हुआ उस समय, क्योंकि स्वपोषण तो था नहीं, तो सबसे पहले क्या हुआ? रासायनिक स्वपोषण विधि, रसायनों का उपयोग किए, इसीलिए रासायनिक स्वपोषण विधि का विकास हुआ। और आगे फिर क्या हुआ? यही रासायनिक स्वपोषण जीव जब हरित लवक उपस्थित हो गया, मतलब क्लोरोफिल का निर्माण हुआ, तो क्लोरोफिल का निर्माण हुआ तब फिर वो स्वपोषी जीव में उत्पत्ति हुआ। मतलब सिंपल कह सकते हैं, पहले अनाक्सी विषमपोषी जीव, फिर रासायनिक स्वपोषण जीव, और जब क्लोरोफिल का निर्माण हुआ तब फिर स्वपोषी जीव की उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। तो पहले ऑक्सीजन उत्सर्जित करने वाले प्रकाश संश्लेषण जीव के रूप में किसका विकास हुआ? तो साइनोबैक्टीरिया का विकास हुआ है, याद रखना है। पहले ऑक्सीजन उत्सर्जित करने वाले प्रकाश संश्लेषण जीव के रूप में साइनोबैक्टीरिया का विकास हुआ, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ओके। अब इसी के एविडेंस के रूप में प्राप्त हुआ कुछ तो 1968 में दक्षिण अफ्रीका से लगभग 3.2 और 3.5 अरब वर्ष पुराना
स्पिराइड्स बारबरटोनेसिस नामक साइनोबैक्टीरिया का जीवाश्म प्राप्त हुआ, और इस जीवाश्म का पाया जाना ही इस बात को प्रमाणित करता है कि उस समय की स्थितियां साइनोबैक्टीरिया जैसे जीव उत्पन्न हुए होंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या हुआ, जैविक विकास कंप्लीट हुआ, जिसमें विशेष रूप से रोल क्या था, कोएसरवेट्स का था। समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरीके से एक फ्लो चार्ट और है, हेल्डन सूप, सिंपल मॉलिक्यूल्स, फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, फिर एग्रीगेट हुआ, क्या बना, माइक्रोस्फीयर्स बने, कोएसरवेट्स बने, उसी में प्रिमिटिव टाइप के क्या सेल्स बने। ठीक है, और सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम पैदा हुआ और सेल्स बने। तो इस तरीके से ओपेरिन और हेल्डन थ्योरी या फिर ओपेरिन और हल्दानी थ्योरी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसी के बाद आगे हम लोग ऑक्सीजन क्रांति पढ़ेंगे, फिर मिलर और यूरे पढ़ेंगे, और मिलर और यूरे ने ही जो ओपेरिन और हल्डाने ने जो थ्योरी बताया था उसके सपोर्ट में एक प्रयोग किया था जिसको मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो याद रखना है, मिलर ओपेरिन और हल्डाने थ्योरी में क्या है, केमिकल एवोल्यूशन के विशेष रूप से बात किया गया है, कोएसरवेट्स के विशेष रूप से बात किया गया है। ठीक है, कोई भी और डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।